हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक क्लास और बची हुई है, तो वो आपकी सैटरडे को क्लास चलेगी। ठीक है, एक ही क्लास थी तो इसलिए आज जो है सैटरडे को इसको रखा है मैंने। ठीक है, और 31st क्लास है आपकी। और आज आपकी जो है सब्जेक्ट नॉलेज की लास्ट क्लास है ये। आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस क्लास के बाद आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज के जितने भी टॉपिक्स थे, मैंने सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कराने की कोशिश की है। ठीक है, अपने स्तर पे मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वैल्यू चेन है एंड मार्केट लिंकेज एंड दियर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जो वैल्यू चेन होता है और मार्केट से उनको कैसे जोड़ा जाता है और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इस पर बात करने वाला है। कह रहा है कि जो मूल्य श्रृंखला है यानी वैल्यू चेन क्या होता है। तो एक मूल्य श्रृंखला किसी उत्पाद या सेवाओं को उसकी शुरुआत से लेकर उसके अंतिम उपयोग तक लाने में शामिल गतिविधियों की एक पूरी श्रृंखला है। यह शब्द आपूर्ति श्रृंखला से कहीं अधिक व्यापक है, क्योंकि यह केवल सामानों की आवाजाही पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, बल्कि यह प्रत्येक चरण में जोड़े गए मूल्य पर केंद्रित होता है। तो यहाँ पे बात करें अगर मूल्य श्रृंखला की, तो ये जो उत्पादन किया जाता है यानी जो भी प्रोडक्शन किया जाता है या जो भी सर्विसेज दी जाती है, उसको लेकर जो अंतिम उपभोक्ता होता है, जैसे एक फैक्ट्री में जो सामान बना उससे लेकर एक व्यक्ति जो उसका कंज्यूमर है वहाँ तक जो वो पहुँचाने का काम यहाँ पे मूल्य श्रृंखला के माध्यम से किया जाता है। ठीक, आपूर्ति श्रृंखला का मतलब होता है कि जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करा दी गई, वो जिस व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति का मतलब होता है जैसे हम लोग हो गए उपभोक्ता। ठीक है, मान लीजिए एक फैक्ट्री है, कपड़ा उत्पादक फैक्ट्री है। ठीक है, उसने प्रोडक्ट बनाया यानी कपड़ा वगैरह की कपड़ा उपड़ा बनाया। ठीक है, अब उसने मार्केट में सप्लाई किया और जब हम उसको लास्ट स्टेज पे हम खरीदते हैं और उसका उपयोग करते हैं, पहनते हैं, तो वो हम जो क्या होते हैं कि लास्ट होते हैं यानी कंज्यूमर होते हैं। तो जो अंतिम चरण होता है एक प्रोडक्ट का, अंतिम चरण होता है कि कंज्यूमर तक पहुंचाना। वहीं आपूर्ति श्रृंखला में क्या है कि जो जैसे कपड़ा बना और उस कपड़ा फैक्ट्री ने क्या किया कि मार्केट में कपड़ा भिजवा दिया, बस उसका वहीं तक काम है। तो वो क्या होगा कि आपूर्ति करा दी गई, मार्केट में बाजार में सामानों की आपूर्ति करा गई। वहीं मूल्य श्रृंखला में क्या होता है कि जितने भी स्टेप्स होते हैं उनको यानी अंतिम कंज्यूमर तक पहुंचाने का इस काम किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मूल्य श्रृंखला में क्या क्या चीज़ें होती हैं और आपूर्ति श्रृंखला क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पे बात करें अगर विशेषताओं की, तो क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। यहाँ पे डरना नहीं है, ये सिंबल्स देखकर मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी आपको। ठीक है, इमेज भी लगाया मैंने। अनुक्रमिक गतिविधियाँ, यह कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादक तक चरणों की एक रेखीय प्रगति है। उदाहरण के लिए अगर बात करें कि एक खाद्य उत्पादन के लिए श्रृंखला में शामिल हो सकता है, जैसे इनपुट आपूर्ति, जैसे बीज उर्वरक हो गए, उत्पादन यानी खेती, फसल कटाई के बाद की हैंडलिंग जैसे कटाई छटाई या प्रसंस्करण यानी मिलिंग और पैकेजिंग, वितरण यानी परिवहन और खुदरा और उपभोक्ता। अब इसको कैसे समझेंगे। अब मान लीजिए आप एक किसान हैं, या आप खेती बाड़ी तो सभी लोग करते हैं। ठीक है, तो आप एक किसान हैं, तो आपके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है। ठीक है, अब आपके पास एक क्या है, ज़मीन का टुकड़ा है। अब उस पर आपको उस पर खेती करने के लिए क्या चाहिए, बीज और उर्वरक चाहिए, पहली बात। ठीक है, जैसे ही फसल जैसे उत्पादन, अब क्या हुआ कि आपने बीज उर्वरक लगा के खेती कर ली। अब क्या हुआ, खेत जो है उत्पादन किया गया। ठीक है, खेतों में क्या किया, उत्पादन किया गया। तो अब क्या हो गया कि फसल पक गई, जो भी आपने फसल लगाई वो क्या हो गई, पक गई। तो अब उसका क्या किया जाएगा कि उसकी कटाई की जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि जब फसल कटती है तो उसकी पहले कटाई की जाती है। ठीक है, उसके बाद उसको छांटा जाता है या ओसाया वसाया जो बोलते हैं उसको, यानी उसकी छटनी और सफाई की जाती है। ठीक है, उसमें जो अच्छा जो जो कहे कि उत्पादन होता है, जो भी जैसे मान लीजिए गेहूँ हो गया या धान हो गया, तो उसमें को साफ़ किया जाता है और जो अच्छा प्रोडक्ट होता है उसका एक तरफ कर लिया जाता है। अब फिर क्या किया जाएगा, मान लीजिए आप यहाँ पे मान के चलिए कि आपने धान की क्या किया, धान की बुआई की। ठीक है, खेत में अब धान हो गया, क्या हो गया, पक गया। अब उसके बाद क्या की जाएगी, उसकी कटाई की जाएगी और उसकी सफाई की जाएगी। ठीक है, कटाई सफाई की जाएगी। फिर क्या किया जाएगा, उसको प्रसंस्कृत किया जाएगा, यानी क्या किया जाएगा, उसको धान को कूटा जाएगा यानी मिलिंग की जाएगी। ठीक है, तो धान को जब कूटते हैं तो चावल निकलता है। ठीक है, तो फिर चावल को जो कुछ टुकड़े टूट जाते हैं और कुछ खड़े रहते हैं, तो जो खड़ा होता है तो उसकी पैकेजिंग अलग की जाती है और जो टूट जाते हैं उसकी पैकेजिंग अलग की जाती है। ठीक है, तो अब क्या किया गया कि चावल की पैकेजिंग की गई,
बोरे वगैरह में या छोटे छोटे पैकेजेस में पैकेजिंग की गई। ठीक है, अब उसको क्या कर दिया गया कि वितरित कर दिया, यानी वितरण कर दिया, यानी परिवहन के माध्यम से क्या किया गया है, मार्केट में उसको सप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, मार्केट में जो व्यापारी होते हैं, जैसे किराना स्टोर्स हो गए बड़े बड़े, वो क्या करते हैं कि उसको खरीदेंगे, चावल को खरीदेंगे। और आप जो खुदरा व्यापारी होते हैं, यानी जो छोटे छोटे व्यापारी, आपको पता है कि छोटे छोटे जो शॉप ओनर होते हैं, जो उस तरह का जो क्या करते हैं कि खोले होते हैं ना, छोटी छोटी शॉप जो लगाए होते हैं, वो खरीदते हैं। जैसे आपके गांव में शॉप होंगे, 2-3 शॉप होते हैं, ठीक है, तो वो लगाए होंगे, लेके आएंगे अब उस चावल को क्या करेंगे, अब आप जो है खरीदेंगे। तो ये क्या हो गया, लास्ट स्टेज है, यानी फर्स्ट स्टेज से, यानी बुआई से लेकर जहाँ जिस व्यक्ति को इसको उपयोग करना है उसके पास ये सारी चीज़ें क्या हो गई, पहुँच गई। तो इसमें ये इसकी विशेषताएं हैं, यानी सभी चरणों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखा जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसलिए मैंने इमेज लगाया है, फूड प्रोसेसिंग चेन क्या क्या होता है। जैसे पहले क्या किया जाएगा, यानी प्रोडक्शन किया जाएगा, यानी उत्पादन किया जाएगा। जैसे गाय भैंस व मुर्गी बकरी हो गई, या चावल वगैरह, धान गेहूँ, जो भी आप मान लीजिए वो हो गया। फिर उसकी प्रोसेसिंग की गई, जैसे मैंने बताया कि छटाई वगैरह की गई, कटाई की गई, छटाई की गई। फिर उसको क्या किया गया कि जो बड़े बड़े जो थोक विक्रेता होते हैं उनके पास भेजा गया। अब थोक विक्रेता से क्या होगा कि थोक विक्रेता जो होगा वो क्या करेगा, या तो सीधे रेस्टोरेंट में सप्लाई कर देगा, जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं वो क्या करते हैं, सामानों को लेंगे, या वो क्या करेंगे, रिटेल को बेचेंगे, यानी जो रेडी वाले जो जैसे शॉप ओनर होते हैं गांव वगैरह के, तो उनको बेचेंगे। और उससे क्या आ जाएगा, सीधे आपके घर पे क्या हो जाएगा कि वो प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे मैंने चावल का उदाहरण देकर समझाया, वही सेम चीज़ रेस्टोरेंट में भी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ रेस्टोरेंट में आया, रेस्टोरेंट में चावल बना पका, और उसका जो भी उसको जिस तरह से भी सर्व किया गया, और उसके बाद क्या हुआ कि आप रेस्टोरेंट में गए और आपने ऑर्डर दिया खाने का और आपको सर्व किया गया। ठीक है, तो ये अंतिम उपभोक्ता तक पहुँच गया। तो ये बेसिक चीज़ें है, आप यहाँ इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। हाँ, आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको ऑफ कर, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप समझ लेना। ठीक है, तो आई होप अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपने ले लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि मूल्यवर्धन क्या है, मूल्य संवर्धन क्या है। तो प्रत्येक चरण में एक ऐसी गतिविधि की जाती है जो उत्पाद के अंतिम मूल्य को बढ़ाती है। यह भौतिक परिवर्तन, जैसे कच्चे कपास को एक तैयार परिधान में बदलना, या सेवाओं जैसे विपणन, बॉन्डिंग या जानकारी प्रदान करना के माध्यम से हो सकता है। अब मूल्य संवर्धन का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, इसी पे समझाती हूँ। मान लीजिए आपने जो गेहूँ या चावल आपने जो प्रोडक्शन किया उसको 2000 रुपये क्विंटल पे बेच दिया, प्रोसेसिंग वगैरह करके उसको क्या किया, 2000 क्विंटल पे बेचा। अब चावल की एक कंपनी ने क्या किया, उसको लिया, आपने धान बेचा। ठीक है, आपने धान 2000 रुपये क्विंटल पे मान लीजिए बेचा। तो अब जो प्रोसेसिंग कंपनी होगी वो क्या करेगी, उसको खरीदेगी और उस धान को कुटवाएगी। ठीक है, धान को कूटा जाता है, आपको पता है, तभी चावल निकलता है। तो अब उसने चावल निकाला उसमें से और उसने 2000 रुपये क्विंटल पे लिया है। तो अब क्या करेगी, उसका प्रोसेस करने के बाद वही चावल को वो 3000 से लेकर 4000 के बीच बेचेगी। ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो किसान होता है उसको बहुत कम मिलता है, और अब बीच की कंपनियां जो होती हैं, बीच के जो लोग होते हैं, बीच के बिचौलिए, इन्हीं को सारा लाभ होता है। ठीक है, तो अब इसने क्या किया कि प्रोसेसिंग की और इसको 4000 में बेचा। मान लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या किया, 4000 रुपये क्विंटल पे वही चावल बेच दिया। अब इसने 4000 पे खरीदा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको भी कुछ लाभ चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, जो चावल इसने 4000 में खरीदा है, इसको ये 5000 से लेकर 6000 के बीच में बेचेगा। 5000 से लेकर 6000 के बीच में क्या करेगा, ये या तो रेस्टोरेंट को या किसी रिटेल को बेचेगा। ठीक है, जो रिटेल खरीदने वाले होते हैं उनको बेचेगा। तो अब ये रिटेल जो 5 से 6000 में खरीद के लाए हैं, मान लीजिए इसको 6000 में खरीद के लेके आए, तो अब क्या करेगा, ये तो 6000 में रेस्टोरेंट खरीदा है, तो अब आपको जो ये चावल खरीदा है 6000 रुपये क्विंटल का, अब उसका जब वो यूज़ करेगा, मान लीजिए कि 1 महीने में इसने 1 क्विंटल चावल यूज़ किया, तो अब इस जो 6000 के उसने बनाया है ना, तो उसको क्या करेगा, वो 12000 रुपये तक का प्रोडक्शन कर लेगा इसमें, यानी 12000 रुपये तक की
कमाई उसमें ये कर लेगा, यानी 6,000 का जो चावल खरीदा है उससे वो 12,000 रुपये तक का लाभ वो कमाएगा। तो जो अंतिम उपभोक्ता मिला यहाँ पे 6,000, यानी जो सामान 2,000 से स्टार्ट हुआ था, आप देख सकते हैं कि जो चावल का जो धान का जो पैकेज था 2,000 रुपये किसान ने बेचा, और जाते जाते आपके पास आते आते जो हो गया वो कितना हो गया, 12,000 रुपये तक का हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे किसान को तो 2,000 का लाभ हुआ, लेकिन जो कंज्यूमर है, यानी जो आपको महंगा पड़ा, तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन महंगा किसान को तो सस्ते में, किसान ने तो सस्ते में बेचा था। ये बीच की जो चीज़ें हैं वो उसको महंगा कर देती हैं। ठीक है, ये रेस्टोरेंट में क्या, उसी के साथ साथ आप मान लीजिए कि रिटेल इंडस्ट्री है, तो रिटेल में आप गए, जैसे आप राशन, मंथली राशन वगैरह खरीदते हैं ना, तो आप कह गए एक शॉप पे गए, तो अब तो उसने 6,000 रुपये का खरीदा है, 6,000 रुपये क्विंटल का खरीदा है चावल को। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, आप मान लीजिए आपने कहा कि मुझे 1 क्विंटल चावल चाहिए, तो अब ये 6,000 में नहीं बेचेगा, ये आपको 7,000 से लेकर 8,000 के बीच बेचेगा। ठीक है, 7,000 से लेकर 8,000 के बीच। तो जो चीज़ यहाँ पे स्टार्टिंग में 2,000 थी, वो एंड तक आते आते आपके पास आते आते उसकी जो वैल्यू क्या हो गई, उसकी वैल्यू 2 गुना क्या 4 गुना से ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसा ही सेम चीज़ें होती हैं। हमको लगता है कि जो चीज़ें हमें महंगी हो रही हैं वो बीच की चीज़ों की वजह से होता है, इन सारी चीज़ों की वजह से होता है, न कि स्टार्टिंग में उसका जो प्राइस होता है सेम रहता है। आपने देखा होगा कि जो आलू की कीमत वगैरह होती है, जहाँ से जो बड़े बड़े व्यापारी है वो खरीदते हैं, वो किसान से 5 रुपये 10 रुपये 5 रुपये 6 रुपये किलो का आलू खरीदते हैं या टमाटर खरीदते हैं। ठीक है, लेकिन आप जब मार्केट में जाइएगा तो 30 से 35 रुपये केजी का आपको मिलता है। तो वो किसान को उसका लाभ नहीं हुआ, किसान को उसका लाभ नहीं होता है। उसका लाभ जो ये बीच के लोग होते हैं, जो प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं या जो बड़े व्यापारी होते हैं, उनका उसका लाभ होता है, क्योंकि जो किसान है वो डायरेक्ट ग्राहक के जो लास्ट कंज्यूमर है उसको बेच नहीं पाता है। ठीक है, और उसके पास इतनी स्टोरेज क्षमता भी नहीं होती है कि वो जो फल या सब्जियां या जो भी चीज़ें हैं वो लंबे समय तक उसको स्टोर करके रख सके, और ना ही उसके पास इतना बड़ा मार्केट होता है कि वो मार्केट में बेच सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बता रही हैं। ठीक है, मूल्यवर्धन कैसे किया जाता है, उसका वैल्यू कैसे बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि विविध कलाकार। कह रहा है कि इस मूल्य श्रृंखला में विविध प्रतिभागी शामिल होते हैं, जिसमें उत्पादक, व्यापारी, प्रोसेस, ट्रांसपोर्टर और खुदरा विक्रेता शामिल हैं। इन कलाकारों का आपस में संबंध है और उनके बीच की शक्ति का संतुलन श्रृंखला को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जो अभी मैंने आपको समझाया रेस्टोरेंट के माध्यम से कि कौन कौन व्यक्ति इसमें सम्मिलित होता है। ठीक है, स्थान, अगर शासन की बात करें तो मूल्य श्रृंखला लेन देन का एक यादृच्छिक संग्रह नहीं है, यह व्यवस्थित होती है, और शासन एक प्रमुख कलाकार यानी जैसे एक बड़ा खुदरा विक्रेता द्वारा संचालित हो सकता है, जो मानकों को निर्धारित करता है, या यह अधिक सहयोगी और अक्सर अनौपचारिक नेटवर्क हो सकता है। अक्सर आपने देखा होगा ना कि क्या होता है कि एक रीज़न और होता है किसानों को लाभ ना होने का, ये जो बीच के जो व्यापारी होते हैं ना वो साठगांठ कर लेते हैं। ठीक है, साठगांठ कर लेते हैं, यानी आपस में बातचीत कर लेते हैं कि हम लोग ना, अगर मान लीजिए एक किसान क्या किया, 1 क्विंटल मान लीजिए आलू लेके गया मार्केट में बेचने के लिए, तो उसको क्या किया जाएगा, वो जितने व्यापारी होंगे ना पहले से फिक्स करके रखे होंगे कि हम तो उसको 4 रुपये से ज़्यादा केजी पे 4 रुपये से ज़्यादा देंगे ही नहीं। अब कोई भी किसी भी व्यापारी के पास जाएगा वो 4 ही रुपये कहेगा, तो अंततः वो क्या करेगा, तो उसी में से क्या करेगा ना, एक व्यक्ति कहेगा कि चलो मैं तुम्हें 4.2 का दे देता हूँ, यानी 4 रुपये 20 पैसे का मैं लगा देता हूँ। ऐसा बोल के क्या करेगा, तो अब किसान को लगेगा चलो 4 रुपये से तो अच्छा ही है कि 4 रुपये 20 पैसे मिल रहे, तो उसको बेच देगा, हालांकि उन्होंने फिक्सिंग की हुई है। ठीक है, तो ऐसा सेम चीज़ें होता है मार्केट में, ऐसे ही काम करते हैं लोग। ठीक है, जिससे किसानों को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बीच के बिचौलिए क्या करते हैं, उनका हक खा जाते हैं। ठीक है, इससे किसान को लाभ नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए उसको। अगला कह रहा है कि बाजार संबंध यानी मार्केट लिंकेज। बाजार संबंध में विशिष्ट संबंध और रिश्ते हैं जो एक मूल्य श्रृंखला में विभिन्न कलाकारों के बीच मौजूद होते हैं। वे रस्सियां हैं जो श्रृंखला को एक साथ जोड़कर रखती हैं, जिससे सामान, जानकारी और वित्त के प्रवाह को संभव बनाती हैं। ठीक है, तो ये एक मूल्य श्रृंखला होती है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है कि प्रोडक्ट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी अंतिम जो कंज्यूमर होता है उसको उसके तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, बाजार लिंकेज के माध्यम से। तो कैसे बाजार लिंकेज किया गया था, मैंने इमेज के माध्यम से आपको समझा दिया
कि क्या क्या प्रोसेस के माध्यम से ये गुजर रहा है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहुंच के लिए संबंध, मजबूत बाजार संबंध उत्पादकों विशेष रूप से छोटे किसानों, नए और बेहतर बाजारों तक पहुंच प्रदान करते हैं। इसके बिना उत्पादन कम सौदेबाजी की शक्ति के साथ अपने सामान को कम कीमतों पर एक ही स्थानीय व्यापारी को बेचने तक सीमित हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मार्केट में अगर उनकी पहुंच नहीं है तो जैसा मैंने बताया कि क्या करते हैं कि व्यापारी क्या करते हैं कि साठ-गांठ कर लेते हैं। आपके मार्केट में होगा तो जितने भी व्यापारी हैं जो जैसे धान वगैरह खरीदते हैं या गेहूँ वगैरह खरीदते हैं, तो वो फिक्स कर लेते हैं कि इससे ज़्यादा रेट तो देना ही नहीं है किसी को। और आप किसी भी व्यापारी के पास जाइएगा तो वो उतना ही रेट देगा। तो अंततः क्या करना पड़ेगा, आपको लगेगा कि नहीं यार चलो इतना रेट मिल रहा है तो इतने पे ही बेच देते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये बहुत व्यवहारिक चीज़ें हैं और ऐसे लोग करते हैं, जो व्यापारी होते हैं अपने लाभ के लिए जो किसान के लाभ को बलि चढ़ा देते हैं। जानकारी का प्रवाह, संबंध महत्वपूर्ण जानकारी के प्रवाह को सुविधाजनक बनाते हैं। उदाहरण के लिए बाजार कीमतें, उपभोक्ता की प्राथमिकताएं और गुणवत्ता की मानकों की जानकारी उत्पादकों तक पहुंचाई जा सकती है, जिससे उनके मांगों को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों की समझौता में मदद मिल सके। तो अगर मान लीजिए किसी चीज़ की मार्केट में डिमांड है तो उस आधार पर भी खेती वगैरह की जाती है या प्रोडक्ट्स को लाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी विशेष क्षेत्र में किसी खास प्रकार की चावल की डिमांड है तो उस जो क्षेत्र में क्या किया जाएगा, उसी प्रकार के चावल को पहुंचाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें वहाँ पे उसको अच्छी कीमत भी मिलेगी क्योंकि डिमांड भी वहाँ पे हाई होता है। तो ऐसा सारी चीज़ों में होता है। अगर किसी भी जैसे मान लीजिए कि आपके मार्केट में कोई विशेष प्रकार की फल या सब्जी का डिमांड हमेशा बना रहता है, तो वो फल और सब्जी हमेशा मार्केट में उपलब्ध कराई जाएगी क्योंकि उसी का डिमांड रहता है। ठीक है, कम लेन देन लागत, जब संबंध औपचारिक और अच्छी तरह से स्थापित होते हैं जैसे एक सहकारी या अनुबंधन खेती के माध्यम से, तो वे व्यापार करने की लागत और जोखिम को कम कर सकते हैं। उत्पादकों के पास एक गारंटीकृत खरीदार होता है और खरीदार के पास एक विश्वसनीय आपूर्ति होती है। जैसे क्या होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है या एक व्यापारी है, कंपनी है, वो क्या करेगा, एक व्यापारी से बात करेगा और कहेगा कि मुझे क्या चाहिए कि इतना क्विंटल जो है, मान लीजिए कि चिप्स फैक्ट्री है और कहे कि एक व्यापारी से कि मुझे इतना क्विंटल क्या चाहिए कि पोटैटो चाहिए, आलू चाहिए। तो अब क्या करेगा, वो बिचौलिया जो होता है जो खरीदता है वो क्या आएगा, किसान के पास आएगा और उससे कंपनी का जो क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, अनुबंधन कराएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। वो किसान से तो कुछ और बात करेगा, वहीं जो कंपनी से कुछ और बात करेगा और वो मीडिएटर होता है तो ऑब्वियस बात है वो कुछ तो उसमें से खींच ही लेगा। ठीक है, तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं। हालांकि जो लाभ होता है, जितना मार्केट में नुकसान होता है उससे थोड़ा सा कम किसान को होता है। और उसके पास एक ऐसा होता है कि ऐसा जैसे मान लीजिए उसका फसल हुआ तो ऐसा नहीं है कि उसको वेट करना पड़ेगा बेचने के लिए, उसका जो वैल्यू फिक्स होती है। इसमें क्या होता है ना कॉन्ट्रैक्ट में कि पहले ही जो फसल मान लीजिए कहा किसी ने, एक आया कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने कहा कि मुझे इतना क्विंटल आलू या चाहिए और मैं इतने रुपए पर केजी पर लेके जाऊंगा। अब मार्केट में भले उसका भाव गिरा हुआ हो या चढ़ा हुआ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो फिक्स हो जाता है कि अनुबंधन में, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अगला क्या है कि बेहतर आजीविका, बाजार संबंधों को मजबूत करके किसान छोटे बिचौलियों को दरकिनार कर सकते हैं, बेहतर कीमतों पर बातचीत कर सकते हैं और ऋण तथा प्रशिक्षण जैसी सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। इससे उनकी आय अधिक और स्थिर होती है और जिससे उनकी समग्र आजीविका में सुधार होता है। तो जब ऐसा एक होता है कि अगर मान लीजिए कि किसान प्रोडक्शन यानी उत्पादन कर रहा है तो उसको पता है कि मेरा प्रोडक्ट या जो मैंने उत्पादन किया है, जो फसल है मेरी, कटाई के तुरंत बाद बिक जाएगी और मुझे पैसा तुरंत मिल जाएगा, तो वो क्या करता है, एक तरह की सुरक्षा वो महसूस करता है। ठीक है, उससे ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रही हैं मूल्य श्रृंखला पर। और आज का आपका जो था अंतिम जो ये क्लास थी, मैंने आपको बताया आज जो है आपकी जो क्लास है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। तो जाते जाते मैं एक दो बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा, मैंने इतनी मेहनत की है आपकी क्लासेस के लिए, ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप भी मेहनत करें और इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। और इसके साथ ही साथ आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट दी जाते हैं, तो प्रैक्टिस सेट करें, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। ठीक है, एक कंसेप्ट चलता है
रीड लेस रिवीजन मोर, यानी कम पढ़े लेकिन जितना पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन करें। ये सफलता की एक विशेष मूल मंत्र होता है। क्यों होता है कि मान लीजिए आपने ये जो क्लासेस चली हैं, जितनी भी क्लासेस चली हैं, आपने सारी क्या किया, पढ़ तो लिया लेकिन इसका रिवीजन नहीं किया तो क्या हुआ, इसका कोई लाभ नहीं है। जब आप रिवीजन नहीं करेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, अब यहाँ पे क्लासेस आपने की खत्म हुई, अब क्या करेंगे, आप किसी और की क्लास ढूंढेंगे या कोई और क्लास ढूंढेंगे। हमारा जो मन होता है ना वो भागता रहता है कि कुछ छूट गया है, ठीक है। और इस चक्कर में क्या होता है कि हम रिवीजन नहीं कर पाते। जब हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हमने जो पढ़ा हुआ है ना, अगर उसी में से प्रश्न भी आएगा तो हमसे नहीं बन पाएगा। इसीलिए कम पढ़े लेकिन जितना पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन करें, ताकि अगर उसमें से जो प्रश्न बनते हैं वो आपके गलत ना हो। अगर आपने पढ़ा है, क्लास अटेंड किया है बट रिवीजन नहीं किया और आपको पता चलता है कि मैंने जो पढ़ा हुआ था क्लास में उसी से प्रश्न आया है लेकिन मैंने पढ़ा ही नहीं और मेरा जो प्रश्न है वो गलत हो गया, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो इस बात को हमेशा अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि रीड लेस रिवीजन मोर, कम पढ़ें लेकिन बार बार रिवीजन करें, जितना पढ़े उसको अच्छे से रिवाइज करें, ताकि जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं कम से कम उसमें से जो प्रश्न आए वो आपके एक भी गलत नहीं होने चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि आप जितना अभी तक आपने पढ़ा है, जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उसको बार बार करिए, ठीक है। जितना आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, चाहे जो भी क्लासेस आप अटेंड करते हो, उसको बार बार करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके टिप्स पे रहेंगी। और अगर उनसे प्रश्न बनते हैं तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपकी एक भी प्रश्न उससे गलत ना हो। तो उसका एक ही रीज़न है, अगर आप जितना भी पढ़ा है उसको बार बार अगर आप रिवाइज करते हैं तो एक बेटर तकनीक हो सकती है, ठीक है। सफलता निश्चित ही मिलेगी। सफलता मिलने का एक ही मूल मंत्र होता है कि हमें मेहनत करनी होगी, ठीक है। सही दिशा में अगर मेहनत जो होती है एक गलत दिशा में होती है, एक सही दिशा में होती है। अगर आपने सही दिशा पकड़ा है तभी आप समझ सकेंगे। और सही दिशा क्या होती है, आपका जो सिलेबस है वो आपको सही डायरेक्शन देता है और आपकी जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, क्वेश्चन पेपर, वो आपको बताते हैं कि कहाँ तक जाना है। जैसे सिलेबस बताता है कि आपको क्या पढ़ना है और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बताता है कि कितना पढ़ना है और क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किन कौन कंसेप्ट्स पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो चाहे कोई भी क्लास हो, चाहे कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये मेन चीज़ें होती हैं जो मैंने अपने अनुभव से इसको समझा है। जो जब मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान जो चीज़ें सीखी हैं वही चीज़ें मैं भी आपको समझाना चाहती हूँ। कुछ नुकसान होते हैं, ठीक है, स्टडी के दौरान कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, सभी को नहीं आती है, स्टूडेंट लाइफ में वैसा होता है, ठीक है। तो वही एक चीज़ है, अगर आप समझ गए तो बेटर है। आप समझ गए तो पहली बार में ही आप निकल जाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो आप पहली बार में क्रैक कर लेंगे। और नहीं समझे तो वहीं आप हमेशा भटकते रहेंगे, तो भटकाव ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैंने 2-3 साल में भटकी हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हाँ क्या चीज़ें, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मैं भटकी हूँ, उसमें मैंने 2-3 चीज़ जो साल बिताए हैं उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है और वही आज अनुभव मेरे काम भी आ रहा है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि जितना पढ़ रहे हैं, चाहे जहाँ से भी पढ़ रहे हो आप, उसको बार बार रिवाइज करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, ताकि वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहें और एग्ज़ाम्स में अगर क्वेश्चंस आए तो उनसे आपका कम से कम उनसे तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने अपने स्तर पे पूरी कोशिश की है, जितना मुझे जो मेरी समझ है उसके अनुसार मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं। हालांकि एक दायरा तो होता ही है कि हम कितनी भी कोशिश कर ले कुछ चीज़ें तो छूट ही जाती हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें अगर छूटी हैं तो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आपको मिल चुकी हैं कम से कम उस पर अगर आप फोकस रखेंगे तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। तो ये रही आज की आपकी क्लास, आपकी ये 1-1.5 महीने की जो जर्नी थी आज हमारी समाप्त हुई यहीं पे, ठीक है। क्लासेस की जर्नी समाप्त हुई, हालांकि जो प्रैक्टिस सेट्स है वो चलते रहेंगे ताकि आप रिवीजन कर सकें, ठीक है। इसके बाद जो है मिक्स प्रैक्टिस सेट्स आएंगे, यानी जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं उन सारे में से प्रश्न आएंगे, मिक्स आएंगे, अब सेपरेट क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी और जितने भी क्लासेस चल रही हैं आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे आपको अगर थोड़ा सा भी लाभ हुआ हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि क्लासेस आपको कैसी लगी और कैसा रहा आपका 1 से 1.5 महीने का सफ़र, ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेट की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।